सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार चुनाव की घोषणा के साथ ही शराब माफिया पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं और नकली शराब के अवैध खेप को बिहार भेजने में जुटे हैं। रांची के आसपास के इलाकों में भी इन अवैध शराब की बिक्री जोर शोर से चल रही है। इसकी सूचना मिलने पर उत्पाद विभाग की टीम ने सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए 2 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में एक खुद को आर्मी का जवान बताता है। वहीं जांच के दौरान उसके पास से एक फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया गया। छापेमारी में 19 पेटी अवैध नकली शराब, खाली बोतल, शराब की बोतल की ढक्कन और रैपर भी बरामद किया गया है। सुखदेव नगर में एक लड़का है जो काम कर रहा है इसका, वो नकली शराब बना रहा है। सूचना मिलते ही टीम का गठन किया गया, छापामारी की गई। छापामारी में 19 पेटी शराब जो है बरामद किया गया। नकली शराब है, उसमें खाली बोतल, ढक्कन, रैपर, असंजक सभी बरामद किया गया है उसमें। और ये अभियान के तौर पर अभी चलाया जा रहा है और चलता रहेगा अभी कंटिन्यूअसली, इस पर कार्रवाई होती रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच शराब बरामदगी का दौर चल रहा है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, बताइए। जी सुकन्या, जिस तरह से राजधानी रांची सहित प्रदेश के तमाम हिस्सों में से अगर कहा जाए तो शराब की सप्लाई जो है बिहार हो रही है। बिहार चुनाव के घोषणा के साथ ही बिहार में इन दिनों शराब की मांग बढ़ चली है और उसी वजह से जो सीमावर्ती राज्य हैं या फिर झारखंड सटा हुआ प्रदेश है, यहाँ से शराब की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस के द्वारा आज भी कार्रवाई की गई है और सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से एक मिनी शराब फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है। मामले में फिलहाल पूछताछ की जा रही है। वहीं इस नेक्सस में जुड़े हुए तमाम आरोपी जो हैं, बताया जा रहा है कि जो सरगना है वो फरार हो चला है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि पिछले दिनों भी इस तरह की बड़ी घटना का उद्भेदन हुआ था जिसमें शराब तस्करी का मामला उजागर हुआ था। तो हाल के दिनों में जिस तरह से बिहार चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है, उसी तरह नशे के सौदागर भी अपने काम को लेकर काफी सक्रिय हो गए हैं और पुलिस और उत्पाद विभाग गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन साथ ही जरूरत है इसे देखते हुए और भी सतर्कता बरतने की, ताकि इस नक्सस में जुड़े हर शराब माफिया पुलिस गिरफ्त में हो। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका ओम प्रकाश। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं हजारीबाग की, जहां बड़का गांव में ग्रामीणों के आंदोलन की वजह से पिछले 1 महीने से कोयले का उत्खनन और डिस्पैच बंद है। वहीं कोयले का उठाव नहीं होने से अब कोल डंप में आग लगना शुरू हो गया है। ऐसे में एनटीपीसी अधिकारी आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं ये भी आशंका जताई जा रही है कि अगर इस कोल डंप का जल्द उठाव नहीं किया गया तो ये आग और भी बढ़ सकती है। करने के लिए एक मशीन हमेशा परमानेंट यहाँ खड़ी रहती है और पॉन्ड भी है यहाँ पे, ताकि हमारे पानी की कमी ना हो और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। लेकिन ये बहुत ही सिचुएशन गड़बड़ हो जाएगी अगर ज़्यादा टाइम तक ये चलते रहा। तो इसका सॉल्यूशन नॉर्मली कोयले में ऐसा होता है और इसका सॉल्यूशन यही होता है कि आप फटाफट से इसको बुझाइए, आग को बुझाइए, ठंडा कीजिए कोयले को और भेज दीजिए कि जिस काम के लिए वो है उसको वहाँ भेजा जा सके। यह है बड़का गांव एनटीपीसी का कोल डंप, जहां पिछले 1 महीने से उठाव बंद है ग्रामीणों के आंदोलन की वजह से। लिहाजा अब ये कोल डंप में आग लगने लगा है और ऐसे में यहाँ के जो अधिकारी हैं और पदाधिकारी वो आग पर काबू पाने की जुगत में लगे हैं। कई जगहों पे आग पर काबू भी पा लिया गया है, लेकिन इसकी संभावना आए दिन बनी रहेगी कि जब तक इसका उठाव नहीं होता है इसमें आग लगती रहेगी। ऐसे में जरूरत है तो पहले इसका डिस्पैच कराया जाए ताकि यहाँ की राष्ट्रीय संपत्ति का होने वाला नुकसान को बचाया जा सके। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। जेएमएम के दिवंगत नेता और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी को अब से कुछ देर बाद अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके लिए उनके पैतृक गांव मधुपुर के पिपरा में धार्मिक रीति रिवाज के तहत तैयारियां चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन मधुपुर पहुंच रहे हैं, जहां वे भी हाजी हुसैन अंसारी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। कोरोना संक्रमित होने के बाद हाजी हुसैन अंसारी को 23 सितंबर को मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन शुक्रवार को दोबारा जांच में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। हाजी हुसैन अंसारी के निधन से झारखंड के राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। राज्य में 2 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है।
प्रतिद्वंदी की हैसियत से चुनाव के क्षेत्र में रहते थे, परंतु एक अच्छे इंसान के नाते कभी भी उन्होंने कोई व्यक्तिगत आक्षेप ना ही मेरे ऊपर किया, ना ही हम उनके ऊपर किए। यह इस बात का प्रमाण है कि हाजी साहब एक नेक दिल इंसान है और आज देख रहे हैं कि पूरा वातावरण गमगीन है और एक राजनीतिक शून्यता हाजी साहब के चले जाने के बाद हो गया है। हम परमपिता परमात्मा से कामना करते हैं कि हाजी साहब की आत्मा को शांति दे और उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता दे। हाजी हुसैन अंसारी के निधन पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कांग्रेसियों ने 2 मिनट का मौन रखा और हाजी साहब को याद किया। कांग्रेस कमेटी उनके निधन पर गहरी संवेदना और दुख प्रकट करती है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश पर आज हम सभी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके चाहने वालों को शक्ति दे, लेकिन राजनीति में ऐसे व्यक्ति विरले पैदा लेते हैं, उनकी शून्यता हमेशा कायम रहेगी। बिहार चुनाव में महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन जेएमएम के सीटों का ऐलान अब तक नहीं हुआ, जिसे लेकर अब भी सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस का कहना है कि जब कुछ बड़ा होता है तो छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं जेएमएम ने भी कहा है कि उनकी पार्टी सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता से दूर करने के लिए काम करेगी और इसमें सीटों की बात मायने नहीं रखती। हमारी जो गठबंधन है उसमें सभी लोगों का मान सम्मान रहेगा और ऐसा नहीं है। राजद को भी हम लोगों ने यहाँ सिर्फ 5 ही सीट दिया था, वहाँ राजद ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, यहाँ कम सीटों पर लड़ी थी। यहाँ जेएमएम यहाँ की रीजनल पार्टी है, यहाँ वहाँ कम सीटों पर लड़ेगी। ये कहीं कोई इसमें परेशानी की बात नहीं। हम लोग लगे हुए हैं कि महागठबंधन में सबको मान सम्मान मिले। अगर और कुछ आदरणीय हेमंत सोरेन जी कहेंगे तो और कुछ उस पर विचार किया जाएगा। जो सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद फैलाने वाली पार्टियां हैं, उन पार्टियों को राजनीति से दूर धकेला जाए। झारखंड में हम लोग तो सफल हुए और बिहार में भी हम लोग सफल होंगे, ऐसा सोच है हम लोग का और ऐसी कवायद भी रहेगी। सीट बहुत बड़ी बात नहीं है, हम रिजिड नहीं होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो भी महागठबंधन के नेतागण हैं सभी आपस में बैठ करके सीट जो भी मिले इस पर आम सहमति बनाकर और हम लोग महागठबंधन के तहत चुनाव लड़े तो महागठबंधन और मजबूत होगा। चतरा के सिमरिया कॉलेज में श्रम मंत्री के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सत्यानंद भोक्ता ने पिछली सरकार के साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही दावा किया कि दुमका और बेरमो में जीत के साथ ही बिहार में भी आरजेडी के नेतृत्व वाली महागठबंधन की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। 15 वर्षों कुशासन से उब चुकी है, वहाँ भी परिवर्तन के मुंड में है, बदलाव के मुंड में है। आने वाले समय में 1 महीना के अंदर जो झारखंड में जो विधानसभा का चुनाव है, बेरमो और दुमका दोनों महागठबंधन के भारी मतों से जीत होगी। और बिहार में 2 तिहाई नहीं 3 तिहाई से 200 प्लस बिहार में राजनीतिक दल के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी। कोरोना संकट के दौर में दुमका विधानसभा का उपचुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनौती बन गया है। 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी दल मैदान में उतर रहे हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव को लेकर जरूरी गाइडलाइन जारी किया जा चुका है। ऐसे में दिशा निर्देशों के तहत चुनाव प्रचार करना राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री का मानना है कि अगर चुनाव कुछ दिनों और टल जाता है तो बेहतर होता। हमारी तो है और हम लोगों को इसका जो नियम कानून है, सोशल डिस्टेंस वगैरह, मास्क, सैनिटाइजर, स्वच्छ रहने का प्रयास करें, खुद को भी बचाएं, औरों को भी बचाएं। चुनाव हमेशा चुनौतीपूर्ण ही रहता है। थोड़ा सा समय या कार्य करने का तरीका थोड़ा सा अलग हुआ है इस वर्तमान समय में, तो वो बहुत परेशान है, हम लोगों को होना नहीं है। कोई नया चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, परिस्थिति कुछ ऐसा खड़ा हो गया है। इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन के अनुसार ही हम लोग चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन चुनौती तो है, चुनौती है। और मुझे लग रहा था कि और 2-4 महीना टल जाता चुनाव तो बेहतर होता।
चलिए बढ़ते आगे। चतरा में बीजेपी से नाराज 24 नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ आरजेडी का दामन थाम लिया। सिमरिया में आयोजित समारोह में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कमल छोड़कर लालटेन थामने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। इस मौके पर आरजेडी में शामिल होने वाले नेताओं ने बीजेपी पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं श्रम मंत्री ने अभी पूरी कहानी बाकी होने का दावा करते हुए आगे की राजनीति के भी संकेत दिए। आगे है अभी पूरे झारखंड में जहाँ राष्ट्रीय जनता दल का लोकसभा विधानसभा हम जीते हैं, किसी का हार गए, संगठन कमजोर हुआ है। अब अपने दल को मजबूत करने के लिए हर जगह टूटे हुए दूसरे हुए बनाना है, नए लोगों को जोड़ना है, ताकि सामाजिक न्याय की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, ताकि सभी को मान सम्मान मिल सके। तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय मेंबर थे, लेकिन यहाँ पर ना कोई नाम है, ना कोई काम है, ना कोई पद है और ना सम्मान है। और दूसरा चीज़ है कि हम लोग जैसे व्यक्ति को छला जाता है। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का, जहां राज्य में महिला उत्पीड़न के लाखों लंबित मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से रिपोर्ट मांगी। इसके बाद अब झारखंड में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, जहां विपक्ष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर जल्द मामलों के निपटारे पर जोर दे रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष पूर्व की सरकार को दोषी ठहरा रहा है। दिनों में जैसे ये संक्रमण काल खत्म होता है तो सरकार निश्चित तौर पर अपने जो यहाँ न्यायपालिका है उनसे एक सामंजस्य बनाकर फास्ट ट्रैक कोर्ट की मंजूरी देते हुए और इन वादों को, इन मुकदमों को त्वरित कार्रवाई जल्दी से निपटारा हो, न्याय मिले लोगों को, इसका भरसक प्रयास करेगी। पुलिस तभी सही तरीके से काम करेगी जब शासन का इकबाल होगा, और निश्चित रूप से 5 वर्षों में शासन का कोई इकबाल नाम का कोई चीज नहीं था। शासन सिर्फ कुछ चंद पूंजीपतियों, चंद लोगों के लिए काम करती थी, इस वजह से न्यायालय में इस तरह के मामले लंबित हैं। ओछी राजनीति करने के बजाय कैसे लोगों के मानसिकता में बदलाव हो, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। साथ ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को सरकार और प्रशासन उन्हें कठोरता से उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। रांची के करीब 100 पूजा पंडाल समितियों के पदाधिकारियों की एक मीटिंग की गई। इसमें सरकार के गाइडलाइन के तहत दुर्गा पूजा के आयोजन पर चर्चा की गई। कोरोना काल में पूजा के दौरान किसी को परेशानी नहीं हो, वहीं बीमारी भी नहीं फैल सकी, इस पर भी इस मीटिंग में चर्चा की गई। इस मीटिंग में सरकार के प्रतिनिधि मनोज पांडे भी मौजूद थे और उन्होंने सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। पूजा को ऐतिहासिक तरीका से मनाएंगे। पूरे पूजा समिति जो हमारे हैं, हम लोग सारे लोग मिल के उसको अभी तय करेंगे। जो समस्या है मेरा, बबलू जी को भी हम स्पेशल बुलाएं, इनको हम लोग अभी बताएंगे, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। मेरा मकसद ये है कि जो प्रॉब्लम है वो सरकार दूर करे और जो गाइडलाइन है उसको हम पालन करें। लगता है मुख्यमंत्री जी ने, झारखंड सरकार ने जो निर्णय लिया है, जो गाइडलाइन जारी किया है, मुझे लगता है हम सभी लोग, सभी पूजा समिति के लोग और सभी जो दुर्गा पूजा प्रेमी, दुर्गा भक्त, माँ भक्त लोग हैं, सभी कोई हम लोग उसको अक्षरशः पालन करने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई परेशानी आएगी तो निश्चित तौर पर एक संवेदनशील सरकार है, संवेदनशील युवा मुख्यमंत्री हैं, हम अपनी परेशानियों को उनसे साझा करेंगे। सिमडेगा से गुजरने वाली NH 143 झारखंड और बिहार को मुंबई से जोड़ने वाली एकमात्र सबसे कम दूरी की सड़क है। इस सड़क पर अक्सर VIP मूवमेंट होता रहता है। NH 143 का अधिकांश हिस्सा सिमडेगा के जंगलों से गुजरता है। पूर्व में उग्रवादी इस NH में लैंडमाइंस विस्फोट जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में जब एक बार फिर से सड़क बनाने के कार्य प्रारंभ होने वाला है तो नक्सली संगठन फिर से इन रास्तों पर बारूदी सुरंग बिछाकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना सकते हैं। इसकी आशंका को देखते हुए SP ने पुलिस के चौकस रहने के, जी हां, पुलिस को चौकस रहने का निर्देश दिया। साथ ही असामाजिक तत्वों के मंसूबे फेल करने का दावा किया। कार्य प्रारंभ होगा तो मेरे नॉलेज में ये है, मेरी जानकारी में है, और मैं थानावार अपने बंदों को वहां रखूंगा और उनका लियाजनिंग
जो सड़क बनाने वाले होंगे उन अमलों के साथ होगा और मेरी निगरानी होगी कि ऐसी कोई भी चीज़ उसमें नहीं लगाई जाए जिससे कल होके कोई बड़ी घटना हो जाए। तत्परता होगी, कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो पाए। सिमडेगा के कुरडेग में हुई भारी बारिश से परेशानी बढ़ गई है। कुरडेग में परकला पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिससे इस पुल से होकर आवागमन बाधित हो गया है। पुल के दोनों तरफ गाड़ियां रुकी हुई है, लेकिन पानी के ओवरफ्लो के बीच भी कुछ लोग जान हथेली पर लेकर पुल को पार करते नजर आए। न्यूज़ 18 आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि नदी के बढ़े जलस्तर के बीच पुल पार करने से बचे, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी आपको जान पर भारी पड़ सकती है।